Hello and welcome guys to your own study channel SG Eduada. In last topics we have studied about the various types of organizational structure. That is, first one is divisional structure, functional structure, formal organizational structure. Now it's the term for informal organization structure. So students, in this video we are going to study what is the meaning of informal organizational structure, advantage and disadvantage of informal organizational structure, and the features of an informal organization structure. So students, let's get started. Informal organization structure जस्ट अपोजिट टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फॉर्मल होता है एक सिस्टमैटिक तरीके से करना और इनफॉर्मल होता है कि एक नॉर्मल तरीके से करना, कैजुअल तरीके से करना. तो इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने देखा था इट इज इंटेंशनली प्लान्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजर, बट इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट इज नॉट इंटेंशनली established but comes into the existence automatically due to the interpersonal relationships with the employees. जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एम्प्लॉयज की आपस में जो रिलेशनशिप्स होती है उनके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है. ये कोई इंटेंशनली टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता. अब हम पढ़ते हैं उसके फीचर्स. इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड. पहले तो हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि वो इंटेंशनली और वेल प्लान तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता था. यहाँ पर क्या होता है, जैसे इंप्लॉयज एंटर्स होते हैं उनकी ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट होती है, वो लोग एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है और साथ मिलके काम करते हैं. सेकंड वन इज गिव एम्प्लॉयज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेनली अपने वर्क पे फोकस करता था. यहाँ पर साइकोलॉजिकल नीड्स पे फोकस करते हैं कि एम्प्लॉयज की नीड्स क्या है. एम्प्लॉयज की नीड्स को गिव्स एम्प्लॉयज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. उनकी नीड्स को सुना जाता है. वहां पर क्या था, सिर्फ आप आइए, काम करिए और चले जाइए, हमें काम कंप्लीट करके दीजिए. तो अगर किसी यहाँ पर एम्प्लॉयज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सुनवाई होती है, क्योंकि उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बने होते हैं. तो इससे क्या हो जाता है कि आप जब एम्प्लॉयज की सुनेंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो इटसेल्फ गेट मोटिवेटेड, वो दिल लगा के और काम करेंगे. इसका एक बेनिफिट है. फिर थर्ड वन इज नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि स्पेसिफाइड रूल्स और प्रोसीजर्स क्लियरली मेंशन कर दिए जाते थे एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर. हर मैनेजर को मालूम होता था कि उसने अपने एम्प्लॉय से क्या वर्क कराना है, और यह भी कहा जाता था कि कौन कौन सी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स और किस तरीके कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं और किस प्रोसीजर से वर्क को कंप्लीट करना है. पर इसमें कोई रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई भी रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं होता. फिर डज नॉट फॉलो द फिक्स पाथ ऑफ कम्युनिकेशन. हमने लास्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक चीज आपने पढ़ी थी कि वहां पर स्केलर चेन होता था. जो कम्युनिकेशन और कमांड जो फ्लो होता था वो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर मीडियम लेवल टू लोअर लेवल, और फीडबैक नीचे से ऊपर जाता था. यहाँ पर कोई फिक्स पाथ ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. आप एक एम्प्लॉय अपने टॉप लेवल से भी बात कर सकता है, अपने मैनेजर से भी बात कर सकता है, अपने नीचे लोअर लेवल से भी बात कर सकता है. अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस की. फास्टर कम्युनिकेशन. जब देखिए स्केलर चेन ऑफ कमांड होता है तो वहां पर एक चीज था कि डिले इन कम्युनिकेशन हो जाता था कि पहले टॉप लेवल से मीडियम लेवल के पास आया, मीडियम लेवल से लोअर लेवल के पास आया, और फिर जब फीडबैक जाता था तो नीचे से बीच में और बीच में से ऊपर जाता था. तो इससे थोड़ा टाइम लग जाता था कोई भी कम्युनिकेशन होने में. अब यहाँ पर इनफॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई ऐसा फिक्स्ड पाथ तो ऑफ कम्युनिकेशन तो है नहीं. आप एम्प्लॉयज को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से भी बात कर सकता है, लोअर लेवल से भी बात कर सकता है और ऊपर भी बात कर सकता है. देयर इज फास्टर कम्युनिकेशन. अगर उसे किसी से बात करनी है, उसने अगर चेयरमैन से बात करनी है, टॉप लेवल से बात करनी है, तो वो सीधे जाके बात कर सकता है. फुलफिल सोशल नीड्स एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पहले एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि उनको क्या चीज़ चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम है, और उनकी सुनवाई की जाती है. इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज की जब दिल की सुनी जाती है तो वो खुद मोटिवेटेड हो जाते हैं और वर्क हार्ड करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं. वो ये कहते हैं कि जब कंपनी का मालिक हमारे बारे में सोचता है तो हम उसके बारे में क्यों नहीं सोचें. फिर करेक्ट फीडबैक. जब
कोई ऐसी हिंड्रेंस नहीं रहती है कम्युनिकेशन की, कोई भी किसी से बात कर सकता है। तो जो एक्चुअल फीडबैक होता है कंपनी का, जो एक्चुअल फीडबैक होता है क्या हो रहा है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, उसकी एक्चुअल रिपोर्ट सीधे ऑर्गेनाइजेशन के हेड के पास पहुंचती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पहुंचती है और करेक्ट फीडबैक पहुंचता है। उसके बाद है क्विक सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रोसीजर बता दिया जाता था कि इस तरीके से वर्क करना है। जो डिपार्टमेंटल हेड होता था वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताता था, अपने जो नीचे सबॉर्डिनेट्स को बताता था कि उनको ये चीज़ प्रोसीजर से काम करना है। और कोई प्रॉब्लम आती थी तो एम्प्लॉय डरता था उनसे बात करने में कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यहाँ पर क्विक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एम्प्लॉय खुल के बात कर सकता है, क्योंकि उनके रिलेशन बहुत अच्छे मेंटेन होते हैं, वो खुल के बात अपने डिपार्टमेंटल हेड से कर सकते हैं और डिपार्टमेंटल हेड खुल के बात अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट से कर सकते हैं। दैट इज, इससे क्या होता है कि क्विक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ईजिली उसे क्लियर किया जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे। अब जब हम डिसएडवांटेजेस पे आते हैं तो सबसे पहले स्प्रेड रूमर्स। जब आपस में लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो तरह तरह की रिमोर्स भी उठने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कई तरीके की रूमर्स उठ सकती हैं, जिससे नुकसान किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का होगा। अगर कोई गलत रूमर उठती है तो नुकसान होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है इनफॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। फिर नो सिस्टमैटिक वर्किंग, सिस्टमैटिकली प्लान्ड नहीं होता, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। वहाँ एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, मिक्सअप होते हैं और इकट्ठे वर्क करते हैं, तो कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती वहाँ पर जब कोई प्रोसीजर्स नहीं है, कोई रूल नहीं है, बस ये है कि हमें वर्क कंप्लीट करना है, तो ये वर्क तो कंप्लीट होता है पर सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता, सिस्टमैटिक प्लानिंग की तरीके से नहीं होता कि हाँ हमें इसी तरीके से हमें सारा काम करना है। मे ब्रिंग द नेगेटिव रिजल्ट्स। जब सिस्टमैटिक तरीके से कोई काम नहीं होगा, प्री डिसाइडेड तरीके से और प्लान तरीके से कोई काम नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बेटर रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। हमें मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव रिजल्ट्स की संभावना ज़्यादा हो जाती है और नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ अपनी मनमर्जी से काम करता है। फिर मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब इस टाइप ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ अपनी मनमर्जी से जब काम कर रहा है तो वो अपना फ़ायदा ज़्यादा दिखेगा। वो कह रहा है मेरी अटेंडेंस तो लग गई है, काम होए या ना होए क्या मतलब है, मैं आया हूँ, मेरी अटेंडेंस लग गई है, मेरी सैलरी रजिस्टर में मेरा आज का नाम चढ़ गया, अटेंडेंस लग गई है, मेरा काम होएगा। तो वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा सोचता है रेदर देन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जब तक अचीव नहीं होता तब तक हमें लॉस होने की, और हमारा मेन मोटिव क्या है, हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि हम अपना प्रॉफिट गेन कर सके, जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो हम गेन कर सकें। अब मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नॉट इस्टेब्लिश इंटेंशनली इस्टेब्लिश नहीं होता, बट इट जनरेट्स या इट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस ऑटोमेटिकली ड्यू टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ द एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं वहां पर जो उनकी रिलेशन बनती है उससे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसके फीचर्स की बात करें, इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इट वाज वेल प्लान्ड, इंटेंशनली मेड, पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एम्प्लॉयज मिलते हैं, दोस्ती होती है और साथ वर्क करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद है गिव एम्प्लॉयज टू द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। यहाँ एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट, एम्प्लॉयज की नीड्स के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, तो उनकी सुनवाई की जाती है। तो इट गिव्स द एम्प्लॉयज द मोटिवेशन कि मालिक हमारा सुन रहा है तो हम भी मालिक की सुने और अच्छी तरीके से वर्क करें। नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताए गए थे, मेंशन्ड होते हैं। यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स मेंशन नहीं होते हैं। डू नॉट फॉलो द फिक्स्ड पाथ ऑफ कम्युनिकेशन।
यहाँ पर स्केलर चेन वाला सिस्टम नहीं चलता, स्केलर चेन ऑफ कमांड और कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं चलता। जैसे कि टॉप लेवल से मीडियम लेवल पे बात आई और मीडियम लेवल से लोअर लेवल पे बात आई, तो उसके बारे में नहीं समझा जाता। यहाँ कोई भी एम्प्लॉई चाहे लोअर लेवल का हो वो हायर लेवल से बात कर सकता है और मीडियम लेवल वाला लोअर लेवल से बात कर सकता है। और कम्युनिकेशन एक फिक्स्ड पाथ कम्युनिकेशन का नहीं होता। ये तो रहे इसके फीचर्स। नाउ कम टू द एडवांटेजेस। फास्टर कम्युनिकेशन, एज देयर इज नो स्केलर चेन और स्केलर चेन ऑफ कमांड और कम्युनिकेशन, सीधे इंफॉर्मेशन ऊपर तक पहुंच सकती है। स्केलर चेन में क्या था, पहले टॉप लेवल से मीडियम लेवल पे आती थी, मीडियम लेवल से लोअर लेवल पे, फिर रिवर्स होती थी, फीडबैक रिवर्स होता था। यहाँ पर फास्टर कम्युनिकेशन, यहाँ लोअर लेवल वाला सीधे मिडिल लेवल को बाईपास करके टॉप लेवल से बात कर सकता है, टॉप मीडियम लेवल वाला सीधे लोअर लेवल से बात कर सकता है या हाई लेवल से बात कर सकता है। कोई भी एम्प्लॉय किसी से बात कर सकता है। फुलफिल सोशल नीड्स एंड मोटिवेट एम्प्लॉइज। मेनली अगर किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आती है तो वो उसकी सुनवाई की जाती है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशल नीड्स पे पहले फोकस किया जाता है कि हाँ हमारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो ऑर्गेनाइजेशन खुश रहेगी। वो ये इस मोटिव पे चलते हैं। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाता है। वो ये सोचता है कि जब मेरा मालिक मेरे बारे में सोच रहा है तो मैं मालिक के बारे में क्यों नहीं सोचूं। करेक्ट फीडबैक, अब ओपन कम्युनिकेशन होती है, फास्टर कम्युनिकेशन होती है, तो करेक्ट फीडबैक टॉप लेवल मैनेजमेंट को पहुंचता है, मालिक को करेक्ट फीडबैक पहुंचता है। क्विक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नहीं है कि लोअर लेवल को प्रॉब्लम आई, पहले वो डिपार्टमेंटल मीडियम लेवल पे जाएगी, फिर मीडियम लेवल से सुनवाई होने के लिए वो हाई लेवल पे जाएगी। यहाँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अगर लोअर लेवल को प्रॉब्लम आती है तो वो हाई लेवल को मैसेज कन्वे कर सकता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है और इसका सोल्यूशन जल्दी आप निकालिए ताकि इससे हमें नुकसान ना हो। तो ये रही इसकी एडवांटेजेस। अब नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस। स्प्रेड र्यूमर्स, जब आपस में बातें ज़्यादा होती हैं तो र्यूमर्स फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। एम्प्लॉयज़ अपने पर्सनल रिलेशन को मेंटेन करते हुए आपस में बातें करते हैं और तरह तरीके की इसमें र्यूमर फैलने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। नो सिस्टमैटिक वर्किंग, सिंस इट इज़ नॉट प्री प्लान्ड, रूल्स और प्रोसीजर्स होते नहीं है तो इसमें सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती। और थर्ड उसके बाद है मे ब्रिंग द नेगेटिव रिजल्ट्स, जब रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए जाएंगे, कोई सिस्टमैटिक प्लानिंग नहीं होगी, कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होगी, प्लानिंग नहीं होगी, तो नेगेटिव रिजल्ट्स आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए और अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होने की बहुत संभावना होती है। In next topic we are going to study the delegation of authority. Thank you.